राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा ने पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मुद्दे का फैसला करने का अधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। अपने नेता एन चंद्रबाबू नायडू की रिहाई की मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों के विरोध के चलते आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी। हांगझोउ एशियाई खेलों से पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के वुशु एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बीजिंग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमार स्वामी की जनता दल पार्टी औपचारिक रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से एच.डी. कुमार स्वामी की मुलाकात के बाद यह निर्णय हुआ। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम के एक प्रतिनिधि मंडल ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष अप्पावु से मुलाकात की और उनसे ओटा कारथेवर पनीर सेल्वम को उप विपक्ष नेता के पद से हटाने और इस पद पर आरबी उदय कुमार की नियुक्ति को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए कहा। तेलंगाना राज्य की केसीआर सरकार ने राज्य की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसी क्रम में केसीआर सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि राज्य के किसानों को तेलंगाना सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए का तोहफा दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नए आरोप पत्र को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद दिल्ली की एक अदालत ने मामले के संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को समन जारी किया। पीडब्ल्यूडी क्रेन द्वारा बोर्ड लगाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके संबंध में जीडी नंबर 37A के माध्यम से एक पीसीआर कॉल की गई और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए एसआई विजय को चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। सदन के दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी। 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात को
देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं। हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है। ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृत काल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है जो इतिहास में आगे चल करके दर्ज होगी और लंबे समय तक याद किया जाएगा। ऐसे घड़ी का, ऐसे क्षण का हम उसके चश्मदीद गवाह हो, ये हम सबका सौभाग्य है। ये ऐतिहासिक घड़ी, ये भावनाओं से भरी हुई घड़ी, ये भावुक कर देने वाली घड़ी जिसका हम सब लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वह संभव हो पाया तो दूरदृष्टि, अटूट निश्चय और पक्के इरादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नारी शक्ति वंदन विधेयक को समय पर ला करके जो पारित कराया है, इसके लिए भी हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कदम उठाए और यही नहीं, देश के बहुत लंबे समय से लंबित समस्याओं का भी निराकरण आपने प्रजातांत्रिक तरीके से करने में आप हमेशा सक्षम रहे और आपने उसको भी पूरा किया है। अगर हम याद करें तो जो हम 52, 53, 54 में धारा 370 की बात करते थे, ये आपका अटूट निश्चय, आपकी दूरदृष्टि और आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि धारा 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग के दृष्टि से स्थापित भी हुआ। ये हम सब लोगों ने देखा। अगर हम बात करें, हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, किसी ने राहत नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको भी हमको करके दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन, ये कभी सोचा भी नहीं था, उसको भी पूरा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक से हमारी मुस्लिम बहनों को निजात दिलाने का काम जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके, आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया। ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। और कल का ऐतिहासिक दिन, नई संसद भवन में गणेश उत्सव पर पहले लोकसभा से निर्विघ्न वो प्रस्ताव पारित हुआ और संविधान का संशोधन हुआ और कल देर रात राज्यसभा से भी वो पारित होकर के वह एक सच्चाई के रूप में हम सबके सामने आया है। एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा, वो भारत की तस्वीर और तकदीर को, दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। ये भी हमको ध्यान। इसलिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत
संसद से महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद भी राजनीति जारी है। भले ही लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण को आज से ही लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए लगातार सरकार की ओर से कोशिश हो रही है। राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक सही है, लेकिन हमें 2 फुटनोट मिले हैं कि जनगणना और परिसीमन उससे पहले करने की जरूरत है और इन दोनों में वर्षों लगेंगे। सरकार ने इसे देश के सामने पेश कर दिया है, लेकिन इसे अब से 10 साल बाद लागू किया जाएगा। यह कोई नहीं जानता कि यह लागू होगा भी या नहीं। राहुल गांधी ने मांग करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल से 2 प्रावधान जनगणना और परिसीमन को हटाया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफी हुआ, फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज, और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है। बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकास के कार्य रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में 15 MSME क्लस्टर का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। अब एक साथ 552 उद्योग लगने वाले हैं, जिससे 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज कई योजनाओं का, क्लस्टर्स का भूमि पूजन हो रहा है, और आज जो हमने भूमि पूजन किया है अपनी इस पावन नगरी में, महाकाल महाराज की नगरी, अद्भुत अवंतिका,
मैं क्या बात करूं, मेरा रोम रोम उज्जैन का नाम लेते ही पुलकित हो जाता है। ये धर्म का, अध्यात्म का, साधना का, तपस्या का एक बड़ा केंद्र है, अद्भुत केंद्र। और इसलिए मैं जब भी यहाँ आता हूँ सदैव भक्ति भाव से आता हूँ और एक संकल्प और व्यक्त करता हूँ, महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे, क्योंकि करने वाले वो हैं, हम निमित्त हैं। लेकिन निमित्त बन के भी मैं कह रहा हूँ विकास के काम लगातार होते रहेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। आज ही 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के हो रहे हैं। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूँ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महाकाल महाराज की कृपा बरस। और इसलिए आज चाहे वो हमारा भक्त निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम हो, फैसिलिटी सेंटर, कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीवन बासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के आ रही, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में आज 15 MSME क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे ही उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने का भी कार्यक्रम है। और राज्य स्तर पे 1708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पर भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी यह अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे हैं, शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3,000 करोड़ रुपया। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच रहे हैं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। उज्जैन अब रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पे बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यहां मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं। इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर में, साक्षात जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि नई कार्यकारिणी बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारे उत्तराखंड सचिवालय का प्रारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि सुशासन हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इसके साथ ही विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी इस दिशा में मिलकर काम करेंगे। सचिवालय संघ के आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के
शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधिगण एवं सचिवालय के सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो समस्त श्री सुनील लखेड़ा जी समेत जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उस कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को और आप सब लोगों को भी जिन्होंने ये शानदार कार्यकारिणी का निर्वाचन किया है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान जो नवनिर्वाचित सचिवालय संघ है, अधिकतर निर्वाचित पदाधिकारी हैं। जैसा आप सब लोगों ने बताया कि वो सारे के सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। इन राज्य को बनाने में जिन सपनों और जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे शहीदों ने अपना सर्वस्व लगाया, वो कहीं न कहीं परिलक्षित हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नई कार्यकारिणी जिस बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से संवाद स्थापित करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में एक नया मॉडल हमारा जो है उत्तराखंड का हमारे सचिवालय से प्रारंभ होगा। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है, उन लोगों को राज्य के विकास एवं दूर दराज के आम जनमानस की चिंता होना स्वाभाविक है। और मेरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में काम करेंगे और जो हमारा सचिवालय है वो सुशासन की एक नींव गढ़ने का काम अगर कोई करता है तो हमारा सचिवालय करता है। और संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोगों के प्रति जवाबदेही सुशासन हमारी सरकार का, आपकी सरकार का, क्योंकि सरकार सबकी होती है, आपकी सरकार है, उसका मुख्य ध्येय है। और इस ध्येय की प्राप्ति में हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हमेशा ये कहना रहता है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों तक, उन लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं जो सचिवालय तक पहुंचते हैं, प्रदेश के दूर दराज से आते हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा इस सचिवालय से लोगों की सहायता के लिए जो काम हो सकते हैं, उनका लाभ पहुंचाकर उन्हें राहत देने के लिए और अधिक संवेदनशील होकर हम सबको एक साथ मिलकर राज्य के लिए भी काम करना है। क्योंकि हमसे राज्यवासियों की बहुत अपेक्षाएं हैं। ये राज्य बड़ी संघर्ष से, बड़े आंदोलन से, लोगों की शहादत से बना है। और अब इस समय राज्य के अंदर जो एक कार्य संस्कृति लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमारा तभी सफल होगा जब उसमें सबकी सहभागिता होगी। मैं जब कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प लेकर हमें उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में राज्य को शामिल करना है, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाना है, एक मॉडल राज्य बनाना है। तो ये मॉडल राज्य, ये आदर्श राज्य, ये अग्रणी राज्य, श्रेष्ठ राज्य ये तभी बनेगा जब हम सब लोग जो ये यात्रा है, इस यात्रा के सब लोग सहयात्री बनेंगे। हालांकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम जीएसटी कलेक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम अगले महीने 9 दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं और पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोगों के बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं। तमाम प्रकार से हमने नीतियों में परिवर्तन किया है, नई नीतियां बनाई है। उसके पीछे हेतु है कि राज्य हमारा जो है हर प्रकार से तरक्की की ओर जाए, हर प्रकार से राज्य हमारा आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे सभी अधिकारी भाई बहन, इन सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कर्मचारी हितों में जो भी काम होंगे हम उन्हें समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं सभी को पुनः निर्वाचित हुए और निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी बंधुओं को, सभी बहनों को, सबको बहुत सरकार की ओर से, अपनी ओर से, उत्तराखंड वासियों की ओर से बहुत बधाई देता हूं। एपीएसी द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन कॉन्क्लेव कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश का विकास और अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए अर्बनाइजेशन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अर्बन और ग्रामीण एक दूसरे के संपूरक हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ नई चुनौतियां आती हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं
और वो तरीका पीएम मोदी ने दिया है। सबसे पहले तो मैं सौभिक को और पूरे टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन विषय पर आज की ये कार्यशाला रखने के लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा और उन्हें बधाई भी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोनों शब्द जो आपने चुना है, दोनों क्या तीनों शब्द, सस्टेनेबल भी, अर्बन भी और इनोवेशन भी, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो अर्बन को लेता हूँ। अर्बन, आपको मालूम है 2022 में हमारे देश की शहरी आबादी 50 करोड़ क्रॉस करेगी। 2051 तक जो हमारी जनगणना होगी तो ये आबादी हमारी 88 करोड़ को क्रॉस करेगी और हम लोग मेजरली एक अर्बन पॉपुलेशन की कंट्री हो जाएंगे। हम छोटे थे, हम पढ़ते थे कि हिंदुस्तान की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अर्बन एरिया जो है, दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारे देश को तेजी से विकास करना है, अगर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ना है, तो अर्बनाइजेशन, जो दुनिया का एक्सपीरियंस कहता है कि अर्बनाइजेशन मस्ट है, उसके बगैर विकास तेजी से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अर्बन एंड रूरल दोनों एक दूसरे पे संपूरक है, दोनों एक दूसरे को सर्विस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ नए नए चैलेंजेस आते हैं। जो लोग अपनी, चाहे वो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, व्यवसाय के बारे में एक नई व्यवस्था को अपनाने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें तमाम सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। इसलिए इन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं और वो तरीका पिछले 10 साल में बहुत अच्छे से ढूंढा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक राह दिखाया स्मार्ट सिटी का। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, आज हमारा देश स्मार्ट सिटी के माध्यम से मिशन टू मूवमेंट, हम हर शहर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। और स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को जब लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी मिशन विज्ञान भवन से, तो उन्होंने 2-3 शब्दों में कहा था, स्मार्टनेस क्या है? गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। हर एक सेक्टर में गेटिंग मोर फ्रॉम लेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कुछ संभव नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक टेक्नोलॉजी का ऐसा लेयर हो जिसके उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ये हमारी स्मार्ट सिटीज की लर्निंग है। कैसे हम जितना है उससे अधिक से अधिक लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और ये हमने माननीय प्रधानमंत्री से सीखा। तो आज हम उत्तर प्रदेश में इसको बहुत तेजी से लागू कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरत है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले सोशल सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है कि जो भी काम है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट लोग उसको ओन करें, लोग उसके साथ जुड़े। इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक बार दोबारा हिंदुस्तान जग चुका है, हिंदुस्तान जग रहा है और बहुत तेजी से। और वही हमारी जो आज जो हिंदुस्तान में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, ये अमृतकाल, एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें हम इसको लेकर के चलेंगे। या हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं हमें कि इसको जो है एक लक्ष्य देकर रखा कि हमसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हम हर सेक्टर को ग्रो करेंगे, और जब सेक्टर को ग्रो करेंगे, ग्रोथ विद इन्वायरमेंट, ग्रोथ विच इज सस्टेनेबल, ग्रोथ विच इज लॉन्ग टर्म, विच विल बी विद द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सारे के सारे लोगों के साथ जोड़ करके तब वो जो ग्रोथ होगा वो ऐसा ग्रोथ है जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, शाश्वत ग्रोथ होगा। और यही मैं समझता हूं कि आपका जो सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन का जो आपका जो ये कॉन्क्लेव है, मैं समझता हूं कि आज पूरे दिन भर के डिस्कशन में ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी जो उपयोगी होंगी प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो उपयोगी होंगी टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए। उनको इंसाइट मिलेगी कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी का करें कि जिससे कि माध्यम से हम लोगों को इसके साथ जोड़ सके, जिससे कि हम जो हमारा लक्ष्य है बाई 2070 जीरो कार्बन इम्प्रिंट, हम उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके। सौभिक गोस्वामी जी को और आपकी सारी टीम को एक बार दोबारा धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं एक अच्छे विषय पर आपको कार्यशाला करने के लिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।